हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज लाया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक। अगर आप मैथ क्लास में हो एंड आप बेहतर तरीके से मैथ की तैयारी करना चाहते हो तो प्लीज एक बार क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़ना। एंड ये क्वेश्चन बैंक 2020 के फर्स्ट सिटिंग में आया हुआ टोटल 60 क्वेश्चन है और यहाँ पे हम आपको 60 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। एंड आप अगर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कम से कम 50 क्वेश्चन तो ऐसा होगा कि आप यूं ही चुटकियों में उड़ाने वाले हो। तो फिलहाल सभी क्वेश्चन को बनाना बहुत जरूरी है बिकॉज क्वेश्चन बैंक मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही मतलब बेनिफिशियल होता है फॉर एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इसको मिस नहीं करेंगे बल्कि बहुत बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। एंड अगर आप पहली बार आए तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलिए, तो सबसे पहला सवाल आपके सामने हाजिर है एंड इंग्लिश में भी क्वेश्चन को ट्रांसलेट कर दिया हूं बहुत बेहतरीन से यहाँ पे मिलने वाला सवाल। तो सबसे पहले सवाल यहाँ पे बहुत हल्का सवाल आ गया है कि बहुलक क्या है ना, मोड निकालना है। 3 4 7 2 6 7 8 का बहुलक क्या है, इसका मोड क्या है। बहुत ही आसान है सवाल यार, 50 सवाल तो एकदम बहुआ टाइप का बनेगा। ठीक है, देखो बहुलक पता है ना आपको किसको बोलते हैं, जो ज्यादा बार रिपीट होता है किसी आंकड़ा में, ज्यादा बार बारंबारता जो होती है ना, जो ज्यादा बार जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बार होती है वही उसका जो है बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पे देखो 7 एक बार, 2 बार, 3 बार आ रहा, तो 7 जो है 3 बार आ रहा, मतलब यही जो है क्या होगा, बहुलक होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा। तो बहुत इजी सवाल है, पूरा सवाल को करने वाला है एकदम पेशेंस के साथ। आपको यहाँ पे रहना है, स्किप नहीं करना एक भी क्वेश्चन को, वरना हो जाएगी घाटा। बिकॉज फिर लास्ट टाइम बोलना मत सर ये क्वेश्चन पढ़े नहीं थे या तो बताए नहीं थे आप। ठीक है ना, देखो बोला जा रहा 13 और 19 के बीच समांतर माध्य निकालना, बीच का मीन निकालना। माध्य मतलब क्या हुआ, बीच। ओके, बीच का जो माध्य होता है ना वो मीन है, मीन मतलब माध्य निकालना है। समांतर माध्य बोले या माध्य बोले बात बराबर है। क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, 13 + 19 को जोड़ दो और ये 2 पीस है ना तो 2 से डिवाइड करो, जितना पीस रहेगा उतना से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो गया, 9 3 12, 32/2 कितना हो गया, 16 हो गया। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल यहाँ पे हाजिर है आपके सामने कि यदि द्विघात समीकरण x² - px + 4 = 0 के मूल बराबर हो, के मूल क्या हो, बराबर हो। ओके, यानी कि जो इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो दिया हुआ है ना, स्क्वायर से बनना यार, ठीक है ना, इसके जो है रूट्स क्या है, बराबर है। तो बोला जा रहा है कि इसका p का वैल्यू क्या होगा। तो मूल बराबर कब होता है डियर, आपको पता है सर, मूल बराबर होता है जब d बराबर 0 होता है। और d के बराबर क्या जानते हैं हम, d के बराबर वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac, ये d के बराबर। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये x², यहाँ पे x² किससे गुना हो रहा, तो 1 से गुना हो रहा, 1 क्या होगा, a होगा। और ये जो p है वो क्या होगा, b होगा। और ये यहाँ पे जो 4 है वो क्या होगा, c होगा, यानी कि ये 4 क्या है, c होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ b का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर, -p है तो -p का स्क्वायर करेंगे, -4, a का वैल्यू कितना 1 है और c का वैल्यू कितना है 4 है, बराबर 0। तो चलो कितना हो जाएगा, p का स्क्वायर -4 × 16 = 0। और यहाँ पे जब करेंगे p² बराबर क्या हो जाएगा, +16, और स्क्वायर को जब इधर भेज देते हैं तो 16 बन जाएगा ±√16, यानी कि क्या बन जाएगा, +−4। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान से सवाल को हल कर ले, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर मजा लगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है अगर a और b दो अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लासा क्या होगा। मैंने इस तरह का सवाल बहुत बार बनाया होगा। अगर आप रोज 9 बजे रात को नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज 9 बजे रात को जरूर लाइव आना। ठीक है ना, बहुत सवाल जो है बहुत इजी मिलेगा। a और b का दो अभाज्य संख्याएं तो a b का लासा क्या, मतलब एलसीएम क्या होगा। लासा मतलब एलसीएम, लासा क्या होता है, जैसे कि दो आभाज्य संख्या, हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं दो आभाज्य संख्या हमारे पास 3 है और 5 है। अगर मैं बोलूं इसका एलसीएम निकाले तो क्या करेंगे, आप 3 को 5 से गुना कर दीजिएगा। सेम यहाँ पे a है और b है, तो a b का लासा क्या होगा, a गुना b, यानी कि a b को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूरी, मूल बिंदु की दूरी का सूत्र दिया हुआ, बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला वाला सवाल दिया है, तो आपको पता है यार फॉर्मूला, मूल बिंदु की दूरी का फॉर्मूला होता है x² + y² का ओवर रूट, है ना जी। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी राइट हो गया। इसमें तो कुछ करने की जरूरत है, एग्जाम में ऐसा ऐसा सवाल बहुत सारा मिलने वाला, तो सोच सोच करके एकदम चुन चुन करके ऐसा ऐसा सवाल पहले बनाएंगे, उसके बाद हार्ड वाला सवाल को हाथ लगाएंगे। हालांकि हार्ड नाम का कुछ चीज नहीं है इसमें, है डोंट वरी, हार्ड नाम का कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको हार्ड वाला सवाल, कितना बहु वाला टाइप का सवाल होता है वो
बोलते हैं हार्ड है, हार्ड नहीं है। चलो यहाँ पे पढ़ते हैं, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या है। अगर ये सवाल देख रहे ना, ये सवाल हार्ड लेवल के कैटेगरी में शामिल है, लेकिन अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो ये बहुआ टाइप का एकदम इजी सवाल है। देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया हो कितना 12 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई तो आप याद कर लेना, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला, अगर ऊंचाई का फॉर्मूला याद है तो बहुत इजी है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, मतलब ए लिख दिया मैंने, ए बोले तो एंगल यहाँ पे भुजा, ठीक है ना, भुजा है इसका, ठीक है। तो ये है बस, अब इसको पुट कर दीजिए, √3/2 और भुजा कितना दिया हो 12 दिया हो, 2 छक 12 तो 6√3, तो हमारा क्या आ गया 6√3 सेंटीमीटर ऑप्शन। अगर क्षेत्रफल के बारे में बोल दिया जाए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है ना, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर फिर हो जाएगा, क्षेत्रफल बोला जाएगा तब, लेकिन अभी ऊंचाई बोला जा रहा तो हम इस पे निकालेंगे। ओके क्लियर है ना, बहुत इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल आपको देखना है यहाँ पे, बोलता क्या है कि कोई हल नहीं, ये जो समीकरण जो दिया हुआ है इसका नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन कोई हल नहीं है, तो आपको के का वैल्यू निकालना है। के कोई हल ना हो तो इसका मान, अच्छा उल्टा हो गया, के का वैल्यू निकालना, अच्छा बोला जा रहा है इस ऑप्शन के हिसाब से आपको के का वैल्यू निकालना, अगर इसका कोई हल ना हो तो। कोई हल नहीं होने का क्या सूत्र है भाई, सर कोई हल नहीं होने का सूत्र है कि a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 का, लेकिन c1/c2 का बराबर नहीं होगा। चलिए तो हम यहाँ बैठाते हैं, a1 कौन है डियर, देखिए यहाँ पे 3 जो है a1 है और इसमें जो 6 है वो a2 है, ठीक है ना। b1 कौन है, b1 यहाँ पे -1 है, y जो है ना -1 से गुना हो रहा, और ये y जो -2 से गुना हो रहा, तो ये हो गया -2 एंड नॉट c1 कितना है 5 है और c2 कितना k है। अब बराबर हो या ना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको आंसर से मतलब है, ठीक है ना। तो अगर आप इन दोनों को बराबर करते हो तो हमारा आंसर नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए हमको इन दोनों को लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन भी इसी हिसाब से दिया हुआ है। तो ये दोनों माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि 1/2 नॉट इक्वल टू 5/10। तो क्या करेंगे, k इक्वल नॉट इक्वल टू 5 दूना 10, देखिए क्यों तो कौन हो गया, के जो है 10 के बराबर नहीं है, ऑप्शन सी हो गया। क्लियर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आपके सामने हाजिर हो जाता है, ठीक है ना। तो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल हाजिर हो गया यहाँ पे, तो करना क्या है, बस भूमि से 100 मीटर ऊंचाई की तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई। मैंने बहुत बड़े सवाल को बनाया, मेरे ख्याल से लग रहा है कि इसका आंसर मुझे याद हो गया है ना, आपको क्या लगता है, मुझे तो इसका आंसर याद हो गया है। चलिए देखते हैं, ये है पतंग यहाँ तो उड़ रहा जी, और ये डोरी है 100 मीटर, हाल फिलहाल मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना, ABC, और ये कोण है 60 डिग्री, ठीक है। अब बोलता है क्या कि पतंग की ऊंचाई, तो ऊंचाई कैसे निकालेगा, ऐसी ना, यहाँ पे पतंग उड़ रहा है और यहाँ से जमीन, ये पूरा जमीन है तो यही ऊंचाई निकलेगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, sin 60 डिग्री का फॉर्मूला बैठाएंगे, लंब बटा कर्ण, लंब h है, कर्ण कितना है 100 है, और sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे h/100। चलो तो यहाँ पे क्या आ गया, कट गया, यहाँ पे 50 हो गया जी। ओहो, तो यहाँ पे ऑप्शन गैप दिख रहा है ना हमको, 550 √3 इंटू एच, तो 50 √3 होगा, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे गैप है, और शायद यहाँ पे कुछ मतलब जो होना चाहिए था वो यहाँ पे है नहीं। ओके तो फिलहाल खैर ऑप्शन नहीं है, इस यहाँ पे दिख रहा ऑप्शन तो नहीं, क्योंकि देखिए यार सिंपल सा 100 मीटर ऊंचाई, 100 भूमि से 100 मीटर ऊंचाई तथा 60, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने तो सवाल ही उल्टा कर दिया, भूमि से 100 मीटर ऊंचाई है तो ये ही है ऊंचाई, ये ऊंचाई उड़ रही है, और हमको पतंग की डोरी की लंबाई निकालना, ओ सॉरी डियर, पतंग की डोरी की लंबाई निकालना, तो हम हो गए उल्टा, उल्टा चल गए, ठीक है, पतंग की डोरी की लंबाई निकालना। तो अब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होगा वो थोड़ा सा चेंज होने वाला है, एक मिनट है, ऑप्शन इसमें होगा, बिकॉज सवाल दिया तो ऑप्शन रहेगा, कहीं ना कहीं हम ही गलती यहाँ पे किए, पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक होगी, एक मिनट। यहाँ पे 100 मीटर ये ऊंचाई है और पतंग की डोरी हमको निकालना है जी, ये निकालना है, ठीक है, ये वाला वैल्यू यानी कि AC निकालना है। तो sin 60 बराबर लंब बटा कर्ण लेते हैं, लंब कितना है 100 है, और कर्ण कितना है, कर्ण ये हमारा AC है, sin 60 का वैल्यू √3/2 यानी कि 100/AC। अब यहाँ पे गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और √3AC, तो AC बराबर क्या होगा, AC हो गया भाई, सबको कर दिया ठंडा, यहाँ पे हो गया √3, 200/√3, 200/√3,
√3 हो गया ऑप्शन। ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर है। तो थोड़ा सा यहाँ पे सवाल को मैंने अपने मिस्टेक कर दिया। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखिए आपके सामने हाजिर है। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी। तो थोड़ा सा ये सवाल हल्का सा डिफिकल्ट लगेगा बहुत सारे स्टूडेंट को, लेकिन हर किसी को नहीं लगे, आप आराम से बना सकते हो। देखिए मैं बताता हूँ इसको कैसे बनाएंगे आप। जैसे कि बोला जा रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, पहले डायग्राम समझेंगे। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है और बोला गया वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, यानी कि यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है जी, है ना, यहाँ मानते पॉइंट, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे, ठीक है ना, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है। और बोला दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री पर झुकी हुई, मतलब ये जो कोण है ना, ये कितना डिग्री है, 60 डिग्री पे झुकी हुई, ठीक है, यानी कि जो कोण है बड़ा वाला 60 डिग्री। तो बोलता कि ये जो लाइन है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, इसकी दूरी निकालना, इसका डिस्टेंस निकालता हूं। हम इसको ए भी मानते हैं, इसको पी मानते हैं, और यहाँ पे त्रिज्या क्या है, त्रिज्या ओ है, और ये त्रिज्या पूरा 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगा, इधर 3 तो इधर भी 3। और आपको पता है, आपने थ्योरम पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज किसी वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींचती है तो वृत्त का जो त्रिज्या होता है और उस स्पर्श रेखा पे क्या होता है, लंब होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, अब 90 डिग्री कोण बना दिया यहाँ पे, क्लियर है। अब यहाँ पे जानते हैं, देखिए अगर हम इसको यहाँ से अगर हम इसको बांट दे, अगर इसको हम यहाँ से बांट दे तो कोण भी बट जाएगा, ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री और ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री, दोनों जो है 30 डिग्री में क्या होगा, बट जाएगा, क्योंकि कोण आधा हो गया, है ना, आधा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का रूल फॉलो करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए ये कितना है, ये 3 सेंटीमीटर है, ध्यान से समझिएगा। अब हमको क्या निकालना है, अगर हम ये वाला निकालते तो ये वाला भी निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वृत्त पर दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है। अगर बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए वृत्त पर तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, दोनों टेंजेंट की जो होता है ना उसका जो लेंथ होता है समान होता है, ठीक है। तो हम किसी एक का निकालते हैं। अगर ये देखो, ये जो दिख रहा है थोड़ा छोटा सा, मैं इसको यहाँ पे अलग से डायग्राम करता हूँ। ये आपको कहाँ पे दिख रहा, ये आपको दिख रहा है, ये जो है ना मेरा बी है, ये ओ है, ये पी है, मैंने इसको अलग से छाट के निकाल दिया ये वाला, क्योंकि जब ये निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा ऑटोमेटिक। और ये जो 3 और ये क्या है, यहाँ पे है 90 डिग्री, यहाँ पे कितना है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री ये है तो ये क्या हो रहा, कर्ण बन रहा, और ये कितना डिग्री है, ये है 30 डिग्री, है ना। अब हमको क्या निकालना, हमको कर्ण नहीं निकालना, हमको ये निकालना, ये वाला बीपी निकालना। बीपी निकलेगा तो एपी निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे लंब है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किस में होता है, आपको पता है, लंब बटा आधार, है ना। देखो यहाँ से ले जाएंगे लंब बटा आधार, ठीक है। तो लाल का वाला पढ़ेगा tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, है ना। तो लंब कितना है 3 है, आधार कितना है बीपी, कितना है बीपी। तो √3 का tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, एंड यहाँ पे 3/BP हो जाएगा। तो बीपी को 1 से गुना करो तो बीपी इक्वल टू 3√3, एंड मेरे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्योंकि बीपी जब 3√3 होगा तो ऊपर वाला ये भी क्या होगा 3√3। समझ में आया, नहीं समझे तो एक बार फिर से पीछे वीडियो रिप्ले कर लेना, तो समझ में आ जाना। एकदम आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना। ओके, चलिए जी, ये सवाल बहुत इजी है। 52 ताशों की एक गड्डी, 52 ताश है, समझ रहे, ताश समझ रहे ना, ताश जो पत्ता होता है, 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरीके से फेंटा और उससे एक यादृच्छिक मतलब बिना देखे हुए उसको मतलब सफलिंग कर दिया, एक पत्ता निकाला गया। तो इसके काले रंग का बादशाह होने की क्या प्रैक्ट, आप जानो यार, बादशाह काले रंग का बोल रहा है, ठीक है ना। तो पहली बात तो याद रखो, पत्ता का 2 कलर होता है ताश में, एक रेड होता है, एक ब्लैक होता है, ठीक है ना। रेड में 2 टैप होता है, मतलब रेड में 2 टैप होता है ना, तो एक इस टैप में भी आपको बादशाह मिलेगा और इस टैप में भी बादशाह मिलेगा, और ब्लैक भी 2 टैप का होता है, इसमें भी बादशाह इसमें भी बादशाह। लेकिन हमको खाली बोला काले रंग का बादशाह, तो काले रंग का कितना बादशाह है, 2 ही बादशाह है ना, काले रंग का 2 बादशाह है। क्योंकि हर पत्ता ताश की गड्डी में 52 पत्तों में से हर पत्ता 4 पत्ता होता है, तो बादशाह भी 4 पत्ता होगा, 2 पत्ता लाल का होगा, 2 पत्ता काला का होगा। अब बोला जा रहा काले रंग के बादशाह का होने के प्रयत्न, तो बादशाह कितना काला रंग का 2 है, और टोटल पत्ता कितना है 52 है, 1/26। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। क्लियर है, 1/26। चलिए जी, अब देखिए यहाँ पे सवाल देखिए ध्यान से, सवाल क्या बोलता है, 52 मीटर ऊंचे खंभे की जमीन पर पड़ रही छाया
√4√3 मीटर है सूर्य का उन्नयन कोण। कितना इजी सवाल दिख रहा है आपको ना, कितना इजी सवाल दिख रहा है, क्योंकि आपको मैंने सारा सवाल पढ़ा दिया है, ठीक है ना, आप पूरा बनाओगे यहाँ पे। ये है 12 मीटर ऊंचे खंबे, तो 12 मीटर ऊंचे क्या है, खंबे, ठीक है। और जमीन पे छाया पड़ रही 4√3 मीटर, तो बोलता है कोण निकालिए थीटा, तो क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखिए 4 तिया 12, तो क्या बचा, tan थीटा बराबर हो गया √3/√3, कितना, ये 3/√3 है। ये 3 जो है, इस 3 को आप कैसे क्या करोगे, 3 को आप ऐसे लिख सकते हो, √3 गुना √3, और नीचे भी √3 लिखा हुआ, चूंकि √3 गुना √3 करेंगे तो 3 होगा, ये कट गया, क्या बचा, √3 बचा। एंड आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से √3 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 के बराबर होता है। tan tan कटा तो थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री। लीजिए कितना आसान से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्लियर है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल यहाँ बोला जा रहा कि एक त्रिभुज है ABC, समकोण है, लेकिन C जो है इसका 90 डिग्री है ना, C क्या है, 90 डिग्री, मतलब हमको जो त्रिभुज बनाना पड़ेगा अच्छा से बनाइएगा, और 90 डिग्री कौन है, C है, तो हमको यहाँ पे C लेना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे A लेंगे तो यहाँ पे B लेना पड़ेगा, और यहाँ पे C, क्योंकि पहले बोल दिया C जो है 90 डिग्री है, तो बोलता cos A प्लस बी क्या होगा। अब सिंपल से दिमाग में रखो कि किसी त्रिभुज का तीनों कोण को मिलाकर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री से ज्यादा ना तो कम, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है ना, तो ज्यादा होगा ना तो कम होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री तो अकेला हो गया भाई, तो ये दोनों मिला के ही 90 डिग्री होगा, जाहिर सी बात ये दोनों मिला के ही 90 डिग्री होगा, तो चाहे जितना भी हो, लेकिन ये दोनों मिलके ही तो 90 डिग्री होगा। मान लीजिए 30 होगा, ये 60 होगा, या 45 होगा, जितना भी होगा, लेकिन इन दोनों को मिला करके 90 डिग्री होना है हर हाल में। जो कि यहाँ पे बोल रहा cos A प्लस बी, क्या बोल रहा, cos A प्लस बी, मतलब cos जो है क्या, 90 डिग्री। A प्लस बी मिलके कितना बनेगा, 90 बनेगा, चाहे जितना जितना भी हो, लेकिन A प्लस मिलके 90 बनने वाला है। और cos 90 का वैल्यू कितना है ना, याद है, sin 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, वही तो cos 90 का वैल्यू होता है। ऑप्शन क्या हो गया, ए बिल्कुल राइट आंसर। ओके, cos sin 0 का जो वैल्यू है cos 90 का वैल्यू के बराबर होता है, ठीक है। उस तरह से sin 90 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते जी। अब देखो डिस्टेंस फॉर बिट निकालने बोला, डिस्टेंस पॉइंट बहुत इजी है जी, बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपको पता है जी, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट, इसी को फॉर्मूला बनाना है। ये हमारा क्या x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2, इसको अरेंज कर लो। इस पर x1 कितना है, 2 है, x2 कितना है, -2 है, और फॉर्मूला में भी माइनस है, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, हो गया। y1 कितना है, 3 है, y2 3 में। चलिए जी, कितना हो गया, 2 2 4 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, तो कितना गया, लो भाई 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर तो 16, 16 का फिर तो 4 ही आने वाला है, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, बी बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल आपके सामने हाजिर है यार, ये भी सवाल आप लोग पढ़ चुके हैं, एंड आपको इसका आंसर याद होगा शायद, कि बोला जा रहा है एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्याएं क्या है, समान है, क्या है, समान है, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात निकालना, दोनों का आयतन, ठीक है ना। अब देखो बेलन और शंकु, पहले बेलन बोल रहा बाद में शंकु बोल रहा, ठीक है। तो पहले बेलन की त्रिज्या लेंगे, ये r1 बेलन है, ठीक है, और r2 जो है शंकु की त्रिज्या है। फिर ऊंचाई, तो पहले बेलन की ऊंचाई फिर शंकु की ऊंचाई। अब हम दोनों आयतन लिखते हैं, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको r1 h को h1 करेंगे, ठीक है, अनुपात। और शंकु की ऊंचाई आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये r2 लेंगे, इस h2 लेंगे। अब देखो पाई पाई को यहाँ पे कर दो खलास। अब यहाँ पे r1 कितना है, 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर बोले तो 3 3 9 डायरेक्ट कर दे हम, ठीक है, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा, फिर 3 3 9, ओके। और h कितना है, 2 है, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 1/3 रहने दो ऐसी। r2 कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और h2 कितना है, 3 है, तो 3 हो जाएगा, 3 3 यहाँ से खलास, तो 9 दूना 18, और कटेगा, और ऐसे काट दो यहाँ से 16, देखो काट दो, दोनों काटो, तो 9 दूना 18, 8 दूना 16, है ना, इसको काटोगे तो कितना आएगा, 9:8। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो बहुत ही आसान सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं, ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत इजी है कि 3 4 7 3 4 15 17 तथा x का माध्य जो है 6 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। देखो माध्य निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि 3 + 4 + 5 + 17 + x, जितना दिया रहा है उसको जोड़ दीजिएगा, और जितना पीस है उतना से डिवाइड कर दीजिएगा। 5 पीस है तो 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे ये किसके बराबर है, ये माध्य के बराबर है, और माध्य दिया हुआ है 6, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है, ये माध्य का फॉर्मूला है, और माध्य बराबर 6 दिया हुआ है।
तो अब 6 25 30 से इधर गुना हो जाएगा। इसको देखते हैं, 17 3 20 और 9 29, 29 प्लस एक्स, और ये कितना होगा 30 हो जाएगा, 5 36, और x से बराबर क्या हो जाएगा 30 माइनस 29। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका तो आंसर भी रट गया होगा, रटा नहीं होगा बल्कि बनाते बनाते उसको याद हो गया होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो गया जी। ओके, चलिए अभी आपको एकदम डटे रहना है, पूरा 60 क्वेश्चन करना है, तभी आंस उखाड़ना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाने वाली। बिकॉज एक बार अपने लाइफ में यानी कि मैट्रिक क्लास के दरमियान एक बार आपको क्वेश्चन बैंक को बहुत अच्छी तरीके से करना है। और मैथ एक बेवफा टाइप का सवाल है यार, नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे, इतना जान लो। ओके, इसलिए जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, सो डोंट वरी एंड डोंट लेफ्ट दिस क्लास, डोंट स्किप। बोला जा रहा 34 पदों की संख्या, मतलब समझ रहे ना, 34 में देखो, पहला पद माइनस दो 10 है, दूसरा पद माइनस यानी कि टर्म्स है -6 है, तीसरा -2 है, चौथा 2 है, तो ऐसे जाते जाते 34 कहीं ना कहीं होगा। तो बुरा यहाँ अगर 34 तक हम पहुंच जाएं, जैसे कि -10 -6 -2 2, फिर जाके ऐसे घटते जाएगा, बढ़ते बढ़ते जाएगा, तो क्या होगा 34 तक पहुंच जाएगा, तो कितना पद होगा। अब जैसे पूरा पदों की संख्या, मतलब आपको n निकालना है। क्या निकालना है? n निकालना है। तो ये जो आखिर जो दिया हुआ ना, ये 34, ये क्या है? ये tn है। क्या है जी? tn है। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो tn कितना दिया हुआ है? 34 दिया हुआ है। a का वैल्यू कितना है? शुरू वाला है -10, यही तो a वाला होता है, शुरू वाला a होता है। और n का वैल्यू निकालना है। और d कितना है? तो घटाएंगे, -6 में से -10 क्या करेंगे? घटा देंगे। ऐसे देखिए, घटाना है, किसको घटाना है? -10 को घटाना है। तो -6 प्लस 10 कितना आ गया? 4 प्लस 4, तो यहाँ पे लिखेंगे +4। तो यहाँ पे 10 को इधर भेज दें, 10 को इधर भेज देते हैं, तो 10 माइनस इधर आके क्या बनेगा? प्लस बनेगा। 10 इधर आके क्या बनेगा? प्लस बनेगा। और 34 से 10 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 4n हो जाएगा -4। 4 को भी इधर ला दो, चलो 4 को इधर लाओ, तो 4 माइनस इधर आके क्या बनेगा? प्लस बनेगा। -4 इधर आके बनेगा प्लस, तो कितना हो जाएगा? 44 में 4 जोड़ेगा तो 48 हो जाएगा। 4 अब क्या करोगे? n निकालेंगे तो 48, और ये 4 जो है गुना में है, जाके क्या बनेगा? भाग। 4 एकम 4, 4 दूना 8, कितना हो गया? 12। कितना आसान से आंसर आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही। मतलब 12 पद में 34 पहुंच जाएंगे आप, है ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है कि ये जो दिख रहा, बोला कि x का नियामक क्या, कितना आसान सवाल। x रेगुलेटर यहाँ पे, सॉरी नियामक रेगुलेटर, यहाँ पे x एक्सिस समझो, है ना, x एक्सिस, है ना, क्या होगा? देखो 6 और -5, ये जो है ना, जब भी कोई भी बिंदु बनता है, कोई भी निर्देशांक बनता है, तो x और y के रूप में रहता है। पहले होता है x, बाद में होता है y। x को कोटि बोलते हैं जी, सॉरी x को भुज बोलते हैं, और y को कोटि कहते हैं। ठीक है ना, x को भुज, y को कोटि। तो कितना है x? 6 है, ऑप्शन हो गया है। तो बहुत आसान सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बोला शून्यक, शून्यकों का योग निकालिए। सवाल अगर मैथ का पूछ दिया जाए और शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, ये सवाल ना पूछे तो फिर सवाल का मतलब ही खत्म हो जाएगा हमारे पास। तो पहले इसको हल करना पड़ेगा। देखो, इसको गुना करेंगे, कितना होगा? 2x²। ठीक है, फिर x को जो है इसको 5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? -5x हो जाएगा। ठीक है, -3। ये क्या है? शून्य, ये दिया हुआ हमारा क्या? बहुपद दिया हुआ है। अब शून्यकों का योग, यानी कि यहाँ पे क्या करना? अल्फा प्लस बीटा लिखना है। क्या लिखना है? अल्फा प्लस बीटा। ये जो है a है, ये b है, और ये c है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो b का वैल्यू कितना है? देखिए, b का वैल्यू कितना है? -5 है, लिख देंगे। और a का वैल्यू कितना है? 2 है, सॉरी -5 है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2। लो यार, ऑप्शन क्या है? 5/2, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। ओके, चलो यार, देखो कितना सिंपल सा सवाल दिया है। बोला क्या गया है कि n बराबर, यानी कि इसको जोड़ो, 1 2 3 4 5 6, मतलब कहां तक जाएगा कोई पता नहीं, जितना पिस रहे, है ना। n के मतलब हो गया जैसे 10 तक है, 20 तक है, 40 तक है, 100 तक, 1000 तक, लाख तक, जितना रहे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन समझिए, ये जो 1 2 3 4, ये कौन सा संख्या है? ये है प्राकृत संख्या है जी। क्या है? प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। चाहे जितना भी n रहे, 100 1000 जितना रहे, बैठा देंगे, हमारा योग निकल जाएगा। तो फिर हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया बिल्कुल सही आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते। कौन बहुपद है? बहुपद होने नहीं होने का शर्त तो आप लोग को याद होगा। तो देखेंगे, अगर x रूट में रहेगा बहुपद नहीं होगा, अगर x पर पावर माइनस में रहेगा बहुपद नहीं होगा, अगर x बटा में रहेगा बहुपद नहीं होगा। ओके, देखो x यहाँ पे क्या है? रूट में है, बहुपद नहीं होगा। x यहाँ पे देखिए बटा है, नहीं है ना, ये एक मिनट
देखने दो। हाँ, ये जो है ना, ये जो x से जो 3/2 एक्चुअली ये पावर है 3/2। ओके, मिस्टेक्स हो गया। ये 1/2 ये पावर है। अच्छा, x पर पावर 1/2 का मतलब क्या समझते हैं? x पर पावर 1/2 के मतलब हुआ कि x जो है वो रूट में है। ओके ना, x क्या है? रूट में है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं लिख दूं 4 पर पावर 1/2 मतलब कि 4 का आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √4। यही बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये तो x रूट में हो गया, है ना जी। x क्या हो गया? रूट में हो गया, तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ तो ऑलरेडी दिख रहा है बहुपद नहीं होगा। एंड यहाँ पे जो है x बाहर है, ये भी x, बस सिर्फ आपको चर पद देखना है, चर यानी कि x y z को देखना है। तो x यहाँ पे x देखो मुक्त है, बाहर है, तो हमारा आंसर क्या हो? डी ही जो है बहुपद है, बाकी तीनों बहुपद नहीं है। बोला क्या गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है और उसमें एक्स वाई दिया हुआ है, दो चर एक्स वाई। ये जो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जो बराबर 0 है, कितने अधिकतम हल हो? अधिकतम हल कितना होगा? तो दो चर है, ये कितना चर है? दो चर। दो चर वाले रैखिक समीकरण में अधिकतम जो है वो दो हल होंगे। कितना होंगे? दो हल होंगे। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। समांतर श्रेणी जो दिया हुआ है 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है? फिर सवाल पहले वाला आ गया। कौन सा पद मतलब एन निकालना है। कौन सा पद मतलब एन निकालना है? 88 है। और 88 क्या है? वो टीएन दिया हुआ। 88 आखिरी पद है टीएन। तो निकालते हैं आखिरी पद। टीएन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन-1 इंटू डी। ठीक है, तो टीएन 88 हो गया। ए का वैल्यू कितना? 1 है। n-1 इंटू डी कितना है? इसको घटाइए, तो 4 में से एक घटेगा, 3 बचेगा जी, बिल्कुल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 88 प्लस बराबर 1 और 3n-3। ठीक है ना ये। 3 में से एक घटेगा, कितना बचेगा? -2 बचेगा। और ये जो -2 को इधर लाओ, तो -2 को इधर लाओगे तो क्या बनेगा? +2, यानी कि 88 और 2 कितना हो गया? 90 हो गया। और 3 से कट जाएगा, 30 या 90। तो n का वैल्यू कितना आ गया? 30 आ गया। ये भी सवाल मैंने आपको बहुत बार बताया है। क्लियर है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो बोला गया कि किस चतुर्थांश में स्थित है ये जो -3 -5, किस चतुर्थांश में, किस क्वाड्रेंट में स्थित है? बस आपको ये वाला याद रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वाला जो होता है प्लस प्लस होगा, ये माइनस प्लस होगा, ये माइनस माइनस होगा, ये प्लस माइनस होगा। ठीक है, अब देखो दोनों क्या है? माइनस में है। दोनों आपको कितना लिखा हुआ ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि इन दोनों का साइन क्या है। दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में किस में आ रहा है? थर्ड में आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? थर्ड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना हल्का सवाल बोला गया। त्रिकोणमिति का देखो कितना बहुआ टाइप का सवाल पूछ रहा है। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो मेरे बहादुरों, तो ये तो बहुत आसान सा सवाल आपके लिए है ना। 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री। 2 cos 60 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। इसका स्क्वायर कर दो, तो 2 इंटू 1/4 है ना जी। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 दूना 4 कितना गया? 1/2। लो भाई 1/2 हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से द्वितीय बहुपद के शून्यकों का योग एंड गुणनफल ज्ञात करना है। ओ अच्छा, मतलब द्विघात, सॉरी यार, द्विघात होगा। द्विघात अच्छा किस द्विघात, सॉरी यहाँ पे किस द्विघात होगा। ठीक है, किस यानी कि क्या बोलते हैं इसको? पोलिनोमियल इक्वेशन जो है ना, आपको सेकंड नहीं, पोलिनोमियल इक्वेशन कौन सा पोलिनोमियल होगा, कौन सा द्विघात बहुपद होगा जिसको बोला गया कि उसका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 3 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ -10। ठीक है ना, तो इनमें से कौन सा द्विघात बहुपद है? तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला जान लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इन माइनस प्लस होगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लिख लिया और अल्फा प्लस बीटा कितना है जी? 3 है, तो 3 लिख लेंगे, 3x और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? -10, तो -10 लिखेंगे। अब यहाँ पे सुधार लेते हैं, एक्स स्क्वायर -3x और प्लस माइनस -10। अब देख लो कहाँ पे है इसका ऑप्शन। ऑप्शन देखो सी में है ना जी। ऑप्शन सी में हो गया, दोनों माइनस में है, एक्स स्क्वायर -3x -10। ओके, ऑप्शन इसका सी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल देखो क्या बोला जा रहा। यदि किसी घनाभ की लंबाई l हो, चौड़ाई b हो, ऊंचाई h हो, ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन यहाँ पे हाइट h बोला। ठीक है, तो घनाभ का आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आराम से निकाल सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये क्या है? घनाभ का क्षेत्रफल है। और ये जो देख रहे हैं ये घनाभ का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखो कितना हल्का सवाल, इसका तो आंसर 1 होगा, क्योंकि आप जान लो, मैं बना देता हूं यहाँ पे। देखो tan
टेन जो है किसके साथ जाएगा, टेन टेन जो जाएगा इसके साथ, हम इसके साथ जाएंगे, तुम इसके साथ जाओ, ठीक है। अब इन दोनों को एक जगह लिखते हैं, टेन टेन इंटू टेन 80। अब यहाँ पे लिखते हैं टेन 15 इंटू टेन 75, ठीक है। अब इन दोनों को किसी एक को चेंज करना है, तो टेन टेन जो लिखा है उसको लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 80। चूंकि 90 में से 80 घटेगा तो 10 बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। टेन 80 यहाँ पे लिख दिया, ओके। एंड यहाँ पे क्या होगा, टेन 15 इन, इसको भी चेंज करो, टेन 90 माइनस 75, ठीक है, इंटू टेन 75, ओके, ये हो गया टेन 75। अब क्या करेंगे, टेन 90 माइनस 80 है तो क्या करेंगे, इसको टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ओके। और यहाँ पे टेन थीटा हो गया, ओके। टेन 90 माइनस 75 मतलब टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट 75 और टेन 75। तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है, 1 होता है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 होता है, 1 1 को गुना करो क्या होगा, 1 होगा। ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है द्विघात समीकरण कौन है, द्विघात समीकरण में जिस पर अधिक से अधिक दो पावर हो, अधिक से अधिक दो पावर हो, दो से कम भी ना हो, मतलब दो अधिक से अधिक दो पावर एकदम लाजमी है, मतलब सवाल में दो पावर होना बहुत जरूरी है, और दो से बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर दो से बड़ा रहेगा पावर तो छोटा हो जाएगा ना। द्विघात में सबसे ज्यादा पावर दो होना चाहिए, बस इतना याद रखो, बड़ा से बड़ा पावर दो होगा तभी होगा द्विघात समीकरण, ठीक है। छोटा पावर रहे या ना रहे। देखो यहाँ पे पावर 3 है, अब अगर आप इसको बनाते हो तो पावर तो 3 आ गए तो द्विघात तो होगा नहीं, लेकिन आपको देखना है कहीं कट के पावर 3 कट तो नहीं जा रहा ना, तो ये बात को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बोला ये तो द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि पावर 3 है। अच्छा यहाँ पे पावर 2 है, चलिए ठीक है। यहाँ पे जो 3x² है, यहाँ पे जब आप बनाओगे यहाँ पे अगर आप बनाते हो कौन द्विघात समीकरण है ना, तो अगर यहाँ पे तो रूट एक्स है ना, रूट एक्स आ गया, चलो कोई बात, तो एक्स आ गया मतलब एक्स पर पावर 1/2, ये जो एक्स रूट एक्स में है यानी कि क्या हो गया, एक्स पर पावर जो है 1/2 हो गया। इसको अगर बनाते हो तो देखते हैं क्या होता है, 3x² यहाँ पे है, और यहाँ पे बनाते हैं एक्स स्क्वायर, मतलब क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 3² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे बनाओगे तो ये भी द्विघात में होता है। एक्चुअली सवाल को देना चाहिए कुछ और तरीके से, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, ये तो x पर पावर 4 है, ये तो द्विघात समीकरण होगा भी नहीं, ये भी द्विघात समीकरण होगा नहीं। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण दो दो पीस देखने को मिल रहा भाई, यानी कि b वाला भी है और c वाला है। क्यों, देखो आप बोले सर b वाला कैसे होगा, ये तो रूट एक्स है, रूट एक्स है वो तो द्विघात बहुपद के लिए जा सकता है, यहाँ पे द्विघात समीकरण है। रूट एक्स को, ये जो रूट एक्स है इसको आप लिख सकते हैं एक्स पर पावर 1/2, तो एक्स पर पावर 1/2, एक्स पर पावर 2 है, बड़ा कौन है, ये है, तो ये भी हो जाएगा द्विघात समीकरण। और यहाँ पर x3x² है, जब इसको बनाते हो तो x² कटता नहीं बल्कि रहता है, क्योंकि देखो हाँ अगर यहाँ पे क्यूब कर देंगे, यहाँ पे अगर क्यूब लिख देंगे तो भी बच जाएगा, है ना, तो भी तो नहीं होगा, अगर यहाँ पे क्यूब कर देंगे तो ये नहीं होगा। लेकिन अगर सवाल ऐसा है तो फिर ऑप्शन क्या होगा, बी और सी दोनों पे हो जाएगा राइट, ओके। चलिए आगे बोलते हैं एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। बेलन और शंकु का आधार क्या है, समान है। आधार समान तो दोनों की त्रिज्या भी क्या होगा, बराबर है, उनकी ऊंचाई भी समान है, मतलब उसकी उसकी हाइट भी क्या है, बराबर है। अब बताओ दोनों का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। तो ये पाई पाई कट गया, r बराबर कट गया, h बराबर कट गया, तो इधर क्या बचा 1, इधर 1/3, ये 3 गुना हो जाएगा 3 × 1, तो 3:1 के अनुपात में है ये, ओके। चलिए अभी हम लोग आधा पहुंचे हैं, आधा बाकी है, ओके। बहुत आसान सवाल मिलेगा, आप ज्यादा हार्ड सवाल नहीं मिलेगा, ऐसे हार्ड सवाल तो यहाँ पे है नहीं, है ना। बोलता क्या कि एक्स अक्ष पर बिंदु निकालिए जो इन दोनों को समान दूरी पर है, यानी कि एक लाइन है ए है यहाँ पे p है, और बीच पॉइंट है p, और ये क्या है, ये जो पॉइंट है ना ये x और 0 वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे -1 0 दिया हुआ है और यहाँ पे दिया 5 0, ओके। अब आपको क्या निकालना है, ये जो बीच में बोला समान दूरी मतलब बीचों बीच है। अब दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला पता है ना, दो एक रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो x1 कितना है -1 है, x2 कितना है 5 है प्लस 5/2, y1 कितना है 0 है, और y2 कितना है 0/2, तो कितना गया 4/2 और 0/2, मतलब कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/2, तो 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, 4 2 और 0 जो कि इसके बराबर। देखिए तो x की जगह पे 2 आ गया और y की जगह पे कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि 2 और 0, ऑप्शन क्या हो गया इसका
बी बिल्कुल सही आंसर हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्या वन से कटे, खुद से कटे लेकिन किसी और संख्या से ना कटे, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। एंड यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन है? 15 तो कटता है, 12 कटेगा, यानी कि 23 क्या है? अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको बनाना है, बहुत जरूरी इसको बनाना। देखो कैसे बनाएंगे। 1 तो 1 लिख देंगे भाई। tan थीटा को क्या लिखूंगा? sin थीटा बटे cos थीटा प्लस, एंड sec को क्या लिखूंगा? 1 बटे cos थीटा। हो गया। अब यहाँ पे इसको करूंगा तो 1 प्लस cot को क्या लिखूंगा? cot का फॉर्मूला क्या होता है डियर? cos थीटा बाई sin थीटा। मतलब आपकी किताब में ना जो त्रिकोणमिति जो हार्ड लगता है ना, बोलते हैं त्रिकोणमिति बड़ा हार्ड है, इसको आप इतना प्रैक्टिस करो कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा सवाल। और सवाल यही सब आता है, नया सवाल नहीं बनेगा, यही सब सवाल देगा बार बार, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब क्या करेंगे? यहाँ पे cos cos ले लेते हैं, एलसीएम cos थीटा, तो 1 यहाँ पे बचेगा cos थीटा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? साइन थीटा प्लस 1, और इधर भी देते हैं, इधर लेते हैं साइन, ले लेते हैं एलसीएम साइन थीटा, तो यहाँ पे बचेगा क्या? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे ध्यान देखो, जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को तुम लोग ध्यान दो। ये जो देख रहे हैं ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दोनों सेम है, दोनों प्लस में है, और ये प्लस 1 माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए दिख रहा है ना, हम इनको पूरा यहाँ से आता पूरा का मान लीजिए, इसको मान लीजिए ए मान लिया, सैन प्लस कॉस को ए मान लिया, ठीक है, और 1 को मान लिया बी। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे क्या है? कॉस इंटू साइन, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे सर? अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ेंगे, तो क्या होगा? ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस इंटू साइन, 2ab है ना, और माइनस 1 बटे में क्या है? बटे को ऐसे रहने दो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या करेंगे जी? देखो इन दोनों का फॉर्मूला जानते हैं आप, इन दोनों cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो अब यहाँ पे कर देंगे 1, यानी कि ये 1 के बराबर है, और ये तो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, और ये क्या बचेगा? cos थीटा इंटू साइन थीटा, और 1 1 खत्म, cos cos कट गया, sin sin कट गया, क्या बचा? 2। अरे भाई इतना देर से बना रहे थे, 2 आंसर आया, मतलब जला पटक है ना। ऑप्शन बी डी हो गया राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई है और उसको बढ़ा के 4 पाई कर देंगे तो क्षेत्रफल में क्या बदलाव आएगा? चलिए, तो हम पहले वृत्त की परिधि कितना मानते हैं? 2 पाई, क्योंकि दिया हुआ है वृत्त की परिधि 2 पाई दिया हुआ है, एंड रियल में वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो जब तक त्रिज्या नहीं पता चलेगा तो क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बार में निकालते हैं कि पहला वृत्त की परिधि 2 पाई आर दिया हुआ था और फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, तो कट गया, तो आर बराबर क्या हुआ? यहाँ पे 1 आ गया, मतलब इसको R1 मानते हैं, ठीक है। पहले था, तो अब कितना आया? पहले का त्रिज्या जो वृत्त था जिसका परिधि 2 पाई था, तो उसकी त्रिज्या कितना आया? 1 आया। अब सेकंड में निकालते हैं, सेकंड बोलता है अब परिधि 4 पाई कर देंगे, कितना कर देंगे? 4 पाई कर दिया। एंड अब बताओ कि वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। काट दो, पाई पाई कट गया, 2 दूना कट गया, आर यहाँ पे R2 मान लो, क्योंकि बड़ा वाला है, नया वाला R2 कितना गया? 2। अब बोलता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, ठीक है। अनुपात चलो अनुपात भी कर सकते हो, एंड चल पहले इसका निकालो, इसका निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो पाई हो गया, आर स्क्वायर कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर, यानी कि पाई को 1 से गुना करो, कितना आएगा? पाई ही आएगा ना। चलिए अब इसका निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं इस त्रिज्या से, तो पाई आर की जगह पे कितना है? 2, ये पाई है भाई, तो 2 दूना 4 पाई। अब पहला वृत्त का क्षेत्रफल पाई आया और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 4 पाई आया, कितना गुना है? तो सर जी ये तो 4 गुना दिख रहा है, दिख नहीं रहा बल्कि है ऑलरेडी में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है कि मूल बिंदु के नियामक क्या होता है? बताओ फटाफट, मूल बिंदु क्या होता है? ओरिजिन पॉइंट क्या होता है? 0 0 होता है। कौन नहीं जानता? हर कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, 0 0 होता है मूल बिंदु, है ना जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोलता है क्या x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? मतलब कि आपको ये दिया हुआ है ऐसे, और ये x है, ये y है, x बराबर -5, तो -5 किधर जाएंगे?
बाएं तरफ दाएं तरफ प्लस होता है, बाएं तरफ माइनस होता है। तो -5 मतलब इधर ही कहीं हो, कहीं ना कहीं होगा, -1 -2 -3 -4 -5 होगा। तो -5 यहाँ पे है। इसका रेखा कैसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे। अब बताओ ये रेखा किसके समांतर, थोड़ा सा मैंने तिरछा बना दिया है, मतलब कि अगर हम ऐसे सीधा बनाते हैं तो ये हमारा यहाँ पे आएगा और ये ऐसे खींचेंगे, तो ये वाला एक्स वाला है, ये वाई वाला है। अब बोलता किसके समांतर, ऑप्शन देखो किसके समांतर, ये जो रेखा खींचा गया है -5 का, ये किसके समांतर है, तो बोले सर ये तो y के समांतर है ना, y वाला ऐसे था, ये y वाला है और y के समांतर खींचा गया, तो क्या होगा, ऑप्शन बी हो गया बिल्कुल राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न से कौन सी संख्या है जिसकी कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, मतलब इनमें से कौन है जिसका प्रायिकता नहीं निकल सकता है। आपको पता है प्रायिकता जब भी होगा तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, जीरो छोटा कभी नहीं रहेगा, मतलब माइनस में कभी नहीं रहेगा, तो ऑप्शन बी होने वाला है यहाँ पे। और एक से छोटा रहेगा या एक के बराबर रहेगा। देखो ये 15% है, मतलब 15/100%, मतलब 100, तो नीचे बड़ा आ गया, ऊपर छोटा, मतलब एक से छोटा ही होने वाला है ना। ये भी एक से छोटा है, ये भी एक से छोटा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया राइट आंसर। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा, बहुत बार मैंने बताया आपको कि सबसे छोटी भाज्य सबसे छोटी अभाज्य का कभी योगफल, कभी गुणनफल, कभी ये कभी वो, कभी लंब कभी फल। तो बोला गया क्या, सबसे छोटी भाज्य। बताओ सबसे छोटी भाज्य कौन होता है, 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य कौन होता है, 2 होता है। मासा निकालना, क्या निकालना, मासा, HCF कितना होगा, 4 2 का HCF, तो बोलेंगे सर 4 2 का HCF 2 होगा, कॉमन जो हो रहा वही ना, बिल्कुल ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी हो गया इसका बिल्कुल राइट आंसर। एक धातु, ध्यान से देखेंगे, एक धातु का घन जो है जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर, धातु घन है, घन, अब भुजा कितना है, 1 सेंटीमीटर है, उसको खींच के 4 मिलीमीटर व्यास का एक तार बनाएंगे। तार क्या होता है, तार जो है वो क्या होता है, बेलन होता है ना जी, तार जो है वो क्या होता है, ऑलरेडी तार जो है वो बेलन है, ठीक है ना। तो बोला गया तार की लंबाई निकालिए, मतलब कि इसका घन का आयतन और इस तार का आयतन क्या है, दोनों बराबर, क्योंकि इसी को हम पिघला करके खींच करके हम बना दे क्या, तार बना दिए। तो तार का व्यास दे दिया है, तो आप देखो घन, घन की जो भुजा दिया है ना, घन की जो भुजा दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे जो बेलन है ये क्या जो दी, ये जो तार जो है ना, तार कैसा है, बेलन की तरह है, तो तार का यहाँ पे जो डी दे रहा 4 मिलीमीटर है ना, तो मिलीमीटर को पहले हमको सेंटीमीटर में तब्दील करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर को बदलने के लिए इसको 10 से करेंगे गुना, हो गया, ये हो गया सेंटीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से करें, सॉरी 10 से करते डिवाइड करते। अब ये हमारा डी दिया हुआ है, तो हमको आर निकालना पड़ेगा, यानी कि तार की त्रिज्या कितनी होगी, तो ये जो डी है ना 4/10, इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4/20 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब दोनों का आयतन क्या करेंगे, बराबर करना है। तो चलो घन का आयतन क्या होता है डियर, भुजा का क्यूब, और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन अभी मैंने पढ़ाया πr²h। ओके, तो 1 घन कितना है, पहला का भुजा कितना है, घन का भुजा 1 ही है, तो 1 का क्यों हो जाएगा। यहाँ पे पाई, देखो पाई को पाई रहने दो, बिकॉज आंसर में भी पाई दिख रहा है ना, पाई रहने देते हैं। आर का वैल्यू कितना है, 4/20 गुना 4/20, और ऊंचाई तुमको निकालना है, तो कितना होगा 4×5 = 20, 4×5 = 20, 5 बता गया, 1 से गुना हो जाएगा यहाँ पे जाके, देखो यहाँ पे क्या बचा 1 बराबर पाई इंटू 1/25 इंटू एच बचा, ये 25 जाके क्या गुना हो जाएगा 25 बराबर πh। और हमको क्या निकालना है, तार की लंबाई मतलब ऊंचाई, तार की लंबाई मतलब ऊंचाई, तो 25/π हो गया, 25/π। देखो ऑप्शन कैसा कैसा सवाल दिया हुआ है, मतलब कुछ भी सवाल में दम नहीं भाई, बस आपको बनाने की जरूरत है, इतना इजी है कि आप मैथ में एकदम 90 क्या 100 के 100 लाओगे तुम लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो डायरेक्ट फार्मूला 1 + tan² थीटा क्या फार्मूला होता है जी, 1 + tan² थीटा का फार्मूला होता है sec² थीटा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो गया। एंड आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोला गया, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं दिया हुआ है और उसका परिमाप बोला जा रहा है। याद रखो अगर भुजा दे दे या त्रिज्या दे दे, अगर आपको एंगल भुजा दे दे या त्रिज्या दे दे और दोनों का परिधि पूछे यानी कि परिमाप पूछे यानी कि पेरीमीटर पूछे ना, तो जो भुजा होगा वही उसका पेरीमीटर का रेशियो होगा, अनुपात होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा कि दो त्रिभुज संगत भुजाओं का अनुपात दे दिया, तो क्षेत्रफल तो परिमाप का अनुपात क्या होगा, वही 3-4 होगा, जितना भुजा है वही उसका परिमाप होगा। और अगर क्षेत्रफल अगर बोलता, क्षेत्रफल बोलता तो स्क्वायर करते, क्षेत्रफल बोलता तब,
लेकिन क्षेत्रफल नहीं बोला जा रहा। ओके, आंसर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो कॉसेक थीटा का क्या फार्मूला होता है, लगा दो यार, बहुत इजी सवाल है। कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, है ना, बहुत इजी सवाल है कि नहीं। कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, एकदम इजी सवाल है। आगे बढ़ते हैं। ओहो, ये देखो 2sin थीटा बराबर 1, 2sin थीटा बराबर 1। तो बताओ जी sin थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, है ना जी। अब बताओ 1 sin बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है ना। तो हमको आधार निकालना पड़ेगा, यानी कि बेस निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और क्या 1, ठीक, कितना आ गया, √3 आ गया। ओके, अब देखो इसको बैठा यहाँ पे 3 कॉट बराबर क्या होता है, देखो ये याद रखो, लाल का आधार बटा लंब, है ना। नीचे कॉट है, आधार, आधार कितना है, आधार आया मेरे पास √3, और लंब कितना है, लंब तो 1 है, ये है स्क्वायर, डाल दिया स्क्वायर। देखो कॉट पे स्क्वायर है, डाल दिया +3। तो क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू ये √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, +3, 3 तिया 9, 9 3 12, 3 तिया 9, 9 3 12। इस सवाल को मैंने बहुत बार कराया है आपको, है ना। रात के 9 बजे आया करो, एकदम सब सवाल ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। असंभव घटने की प्रायिकता, जो घटना कभी घट ही नहीं सकती, कभी हो ही नहीं सकती, तो ऑप्शन सी 0। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। मैंने पासा ले लिया 1 2 3 4 5 6, और पासा को बोला गया अगर हम पासा फेंके तो 8 आ जाए, कभी आ ही नहीं सकता पासा में 8, है ना जी। 6 से बड़ा आ जाए, 6 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता है। 0 आ जाए तो 0 तो होता नहीं पासा में। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो चलिए 44 सवाल पढ़ते हैं। क्या बोलता है कि निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर -√2x - 12 के शून्यक कौन है। शून्यक निकालना है। देखिए कितना आसान आसान सवाल पूछा जा रहा है आपसे, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे निकालेंगे शून्यक, इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात का सूत्र है उससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर जो गुणनखंडन विधि उससे निकालेंगे, ठीक है ना। क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर -√2x - 12। ओके, हमको करना क्या होता है, 12 को इधर वाला से गुना करना पड़ता है। इधर 1 है छुपा हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, तो 12 को 1 से गुना करेंगे, 12 आ गया। अब 12 को ऐसा तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे, जिससे हमको लाना कितना, √2 लाना है, जोड़ करके घटाव करके। जो फैक्टर आएगा उन्हीं फैक्टर को जोड़ेंगे या घटा करके इतना लाना है। तो यहाँ पे देखो √2 लाना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमको होशियारी दिखाना पड़ेगा। कैसे √2 लाएंगे, तो हम अगर 3√2 इंटू 2√2 लिखते हैं, देखिए तो 3√2 इंटू 2√2 अगर करते हैं, देखिए 3 दूना 6, और √2 को √2 से गुना करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। √2 को √2 से गुना करेंगे 2 आएगा, और 3 दूना 6, है ना, और 6 दूना 12, तो 12 आ जा रहा। और 3√2 में से 2√2 घटा देंगे तो 1√2 बचेगा ना। √2 यहाँ पे 3 पीस है, √2 यहाँ पे 2 पीस, तो घटा देंगे क्या बचेगा, 1 पीस बचेगा। तो हमको इसी में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इतना बराबर मैं 0 लिख देता हूँ। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखेंगे, बड़ा वाला वैल्यू हमको लाना माइनस में, इसलिए बड़ा वाला को लिखेंगे माइनस में, -3√2x है। इसको लिखेंगे +2√2 और -12 ऐसे रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3√2 में से 2√2 घट जाएगा, एक्स में होगा, तो क्या होगा, -2√2x बचेगा, एक पीस बचेगा, और -12 सेम टू सेम जैसे कि वैसे रहेगा, ठीक है ना। अब दो दो को करके बनाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, अब आपको यहाँ पे देखना है। अगर यहाँ पे x कॉमन मिल रहा है ना, x को मैंने यहाँ पे ले लिया कॉमन, ठीक है, x को कॉमन लिया, और कुछ नहीं मिल रहा ना, चलो छोड़ो, तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x से यहाँ पे बचेगा, और माइनस क्या बचेगा, 3√2 बचेगा, इतना बचेगा। चलिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे +2 मिल रहा है। यहाँ पे x तो नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे 2√2 सब मिल सकता है कॉमन। देखिए 2√2 मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल लेना है, ठीक है, 2√2 कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, x बचा। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, तो यहाँ पे हम अगर 3√2 लिखते हैं, तो देखिए 12 आता कि नहीं आता, देखिए अभी गुना करेंगे, 3 दूना 6, और √2 से गुना करेंगे 2, तो 6 दूना 12, 12 आ गया मेरा। तो ये दोनों जो है बराबर आना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप 9 में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो। x - 3√2 जो है ये वाला हो गया, और x और ये x +2√2 ये हो गया, ठीक है ना। अब क्या करें, इन दोनों को अलग अलग कर ले, अलहदा कर लीजिए। देखिए अलहदा कीजिए, x - 3√2 बराबर 0, और x बराबर क्या आ जाएगा, 3√2, ठीक है ना। यहाँ भी करेंगे अलहदा, x +2√2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2√2 है ऑप्शन में। देखिए 3√2 तो है, लेकिन माइनस में है, और 2√2 तो यहाँ पे है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इनमें क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, आंसर इसका डी होगा। इसका आंसर ये होगा 3√2 प्लस में और -2√2। ओके, लेकिन ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं। ओके,
तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। देखिए एक वृत्त है, जीवा क्या होती है, अगर एक वृत्त के जो परिधि है, परिधि एक परिधि को दूसरे परिधि से अगर कोई रेखा टच करती है तो जीवा कहलाती है। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, सब जीवा है, जितना ले दे रहे हैं सब का सब क्या है, जीवा है। लेकिन एक जीवा ऐसा होता है जिसका नाम चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है, यहाँ पे देखो जीवा कर लिया, ये बड़ा सा, तो ये बड़ा सा क्या है, जीवा है। और इसको हम वृत्त का व्यास भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, इससे बड़ी जीवा होती ही नहीं है। जैसे अगर मैंने इसको वृत्त लिया, सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ी जीवा भी है और इसका व्यास भी है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, अब आता है क्या, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास निकालिए। तो व्यास मतलब डी निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो जब तक हमको त्रिज्या नहीं पता चलेगा तो डायमीटर कैसे निकाल पाएंगे। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्षेत्रफल के बराबर दिया हो कितना, 64 पाई। तो पाई से पाई खत्म कर दो, आर स्क्वायर, स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो क्या बन जाएगा, 64 का वर्गमूल बन जाएगा। और 64 का वर्गमूल कितना होता है डियर, 8 होता है। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। हमको क्या निकालना है, व्यास निकालना है, इसलिए डी बराबर क्या होता है, 2r, 2 इंटू 8, मतलब 8 दूना 16। देखिए हो गया ना, 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन का हमारा हो गया बी जो है राइट ऑप्शन हो गया। ओके, ऑप्शन जो है बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बोलता है क्या, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया। यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे त्रिभुज, ध्यान से, ये सवाल थोड़ा अच्छा वाला सवाल है, डी ई एफ। ओके, और फिर दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज है, ठीक है। अब बोलता क्या, कोण डी जो है कोण क्यू के बराबर है। कोण डी जो है, ये वाला जो डी है वो क्यू के क्या है, बराबर है। बोल दिया, लगा दिया, ठीक। कोण आर जो कोण ई के बराबर है, कोण आर जो है कोण ई के बराबर है। कहाँ गया ये वाला ई, देखो, ठीक है ना, आर जो है ई के बराबर है। तो अब बताओ, बोलता है कि अब इसमें पूछ रहा है आपसे कि अब कौन सा सही होगा। तो जब ये दो, ये डी जो है क्यू के बराबर है, ई जो है आर के बराबर है, तो जाहिर सी बात है जो पी ई जो एफ होगा वो पी के बराबर होगा, यानी कि कोण पी जो है कोण जो है एफ के बराबर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। और यहाँ सवाल है कि समीकरण युग में जो दिया हुआ है 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 15, तो इसका बता रहा है कितना सॉल्यूशन होगा, कितना नहीं होगा, कम होगा, एक होगा या ज़्यादा होगा, या कोई नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा। तो मैं कैसे करना, इसको करना क्या है भाई, a1/a2 को हमको फॉलो करना है, ठीक है ना। ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है, ठीक है। तो a1 कितना है, 2 है, और a2 कितना है, 4 है, यानी कि बनाएंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। और b1/b2, b1 कितना है, 3 है, और b2 6 है, इसको भी बनाएंगे तो 1/2 आएगा। c1/c2, तो c1 5 है, c2 कितना है, 15 है, तो 5 तिया 15, मतलब कि क्या हो रहा है ना, 1/3 आ रहा। तो बराबर नहीं है ना, देखिए a1/a2 और b1/b2 बराबर है, मतलब हम लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना जी। a1/a2 बराबर हो गया 2/4, 1/2, 3/6, 1/2, और 5/15, तो ये बराबर नहीं हुआ। तो शुरू में बराबर हो गया, लेकिन फिर सेकंड में बार में बराबर नहीं हुआ, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका ग्राफ कैसे बनता है, समांतर पैरेलल ग्राफ बनता है, ठीक है ना। चलिए हो गया, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, देखिए आगे ध्यान से देखेंगे, सवाल बहुत आसान है। 65 तथा 117 का मासा 65 m - 117 है, तो m का मान निकालिए। तो भाई पहले तो हमको मासा देखना पड़ेगा, है ना। देखो ये है क्या, एक्चुअली यहाँ पे है क्या, इसको देखना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगा। देखिए मासा मतलब समझ रहे हैं ना, HCF, है ना जी। यहाँ पे लिख रहा होगा, कहाँ पे लिख रहा है यार, इफ द m ऑफ इतना इतना इज द फॉर्म ऑफ, अच्छा यहाँ पे कुछ और लिख रहा, इसका ना HCF निकालना है, मासा, मासा दिया हुआ इसका, ठीक है ना। यानी कि पहले तो 65 और 117 का आप HCF निकालो, कितना होगा, 13×5 65, 13×5 65, और 13×9 117 होता है। तो 13 13 मिल गया, तो 13 क्या हो गया, इसका HCF हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है मासा जो है 65 मीटर m - 117, और ये क्या है, मासा है, ये CF है, और हमारा रियल में फैक्ट HCF कितना आया था, 13 आया था। तो इसी को बनाएंगे,
तो 65m और ये 117 इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 117 और 13 जुड़ जाएगा ना, 117 माइनस जाके बनेगा प्लस, और जोड़ देंगे तो 17 7 3 10, 1 1 2 1 3, 130। और 65 हमको m का वैल्यू निकालना है जी, तो 130 बटे 65, 65 दूना 130। आप अगर कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे की मैथ के क्वेश्चन को रट के याद कर ले, कभी नहीं रट पाएंगे। हाँ, लेकिन इतना बात जरूर है कि आप यहाँ पे बस जब भी क्लास चलती है मैथ की, आप आया करो, मैं वादा करता हूँ रटा क्या जाएगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगा, कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है ना। इसलिए रटने की कोशिश मत करो, बनाने की कोशिश करो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 2, 10 और 20 का लासा और मासा का अनुपात निकालिए। तो पहले एलसीएम निकालना है यार, यहाँ पे कुछ आगे पीछे हो गया, ठीक है ना। और एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। इंग्लिश में थोड़ा ध्यान देना, एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। तो देखो 2, 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, देखो 20 एलसीएम इसका हो जाएगा, कैसे होगा भाई, तो तुम लोग बना, एलसीएम बनाने आता है, बना लो, ठीक है ना। और एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा, कॉमन, इसमें सब में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है सब में, हो गया। अब बोलता है इसका अनुपात, तो 20:2, 2 दहे के 20, 10 1, क्या हो गया, ऑप्शन क्या हो गया इसका, बी जो हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर है, 10:1, ठीक है ना। क्योंकि पहले लासा बोला जा रहा है, इसलिए एलसीएम वाला पहले रखेंगे। अगर बोलता पहले मासा फिर लासा बोलता तो फिर उल्टा हो जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल तो बहुत इजी है, यहाँ पे ना ये डिग्री है, ठीक है। तो मैंने बताया था इसको कैसे करना है। साइन 63 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 90 - 27 लिख सकते हैं। चलिए लिख दिया, और यहाँ पे cos 27 ऐसी रहे दो डिग्री। तो क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और थीटा कितना है, 27, ये 27 है। और नीचे भी बनता है cos 27 करके क्या बचेगा 1। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी हो गया राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है क्या कि इसके शून्यक निकालिए। देखिए फिर वही सवाल, अभी जो शून्यक निकाले थे, क्या दिया हुआ, x² प्लस 1/6x-2, इतना बराबर 0 कर दो, ठीक है ना। इस अब क्या करें, यहाँ पे 6 ले लो एलसीएम, तो 6x² प्लस x-6 दूना 12 बराबर 0। ये 0 जाकर उधर क्या बन जाएगा, 6 उधर जाकर क्या बनेगा, 6 उधर जाके बन जाएगा 0, ठीक है ना। तो 6x² प्लस x-12 बराबर 0 हो गया, 0 हो गया। अब क्या करेंगे जी, इसको बनाएंगे जिस तरह गुणनखंड बनाए थे, 12 छक 72, 72 को फैक्टर करो, देखो 9 8 72 भी होता है। तो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, जो कि एक x से दिख रहा ना। तो इसको इसी फैक्टर में तोड़ेंगे, 6x² प्लस 9x, बड़ा को लिखेंगे क्योंकि बड़ा हमारा क्या है, क्योंकि बड़ा हमको लाना है किसमें, हमको बड़ा को लाना है प्लस में। ओके, तो ये लिखेंगे, और छोटा को लिखेंगे माइनस में, तब नहीं घटेगा, 9x में से 8x घटेगा तो 1x बचेगा प्लस में, और ये -12 ऐसे रहेगा। ओके, अब क्या करेंगे डियर, अब इन दोनों को कॉमन लेंगे। कॉमन कितना होने वाला, 3x हो जाएगा कॉमन, बिल्कुल हो जाएगा 3x। तो यहाँ पे 3 दूना 6 है ना, 6 है ना, तो 3 दूना 2 बचेगा और x से यहाँ पे क्या बचेगा, 3 तिया 9। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो माइनस कितना कॉमन हो, 4 कॉमन हो जाएगा, -4। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस है तो क्या माइनस निकल जाएगा, माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा। और कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, दिख रहा ना सही से, एक मिनट, हाँ यहाँ पे 3 है यार, ठीक है ना, जो दिख रहा हल्का से दिख रहा है, यहाँ पे 3 है। ओके, तो मेरे पास क्या बचा, 2x प्लस 3 ये आया, और एक क्या आया, 3x - 4 आया। ओके, अब क्या करोगे, दोनों को अलग अलग कर लो, 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x बराबर क्या होगा -3, और x बराबर क्या होगा -3/2 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 3x - 4 बराबर 0, 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, और x बराबर 4/3। यहाँ तक तो तुम लोग को दिख रहा अच्छे से, बिल्कुल दिख रहा, चलो ठीक है। हाँ ना, तो -3/2 और 4/3, -3/2 4/3, -3/2 4/3, देखिए ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर है, चलो बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें कुछ घबराने की कोई बात नहीं, बहुत ही आसान आसान सवाल मिलेगा आपको एग्जाम में देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बोलता है कि 30वां पद, देखिए समांतर श्रेणी के सवाल दे दिया, 3 4 सवाल हो गया है ना। 30वां पद पूछ रहा, क्या होगा 30वां पद, तो 30वां पद मतलब n, 30वां पद क्या होगा, मतलब n दिया हुआ है, और आपको बोला 30वां पद में क्या होगा नंबर, जैसे पहला पद में 10 है, दूसरा टर्म्स में 7 है, तीसरा टर्म्स में 4 है, उस तरह से 30वां पद में कुछ ना कुछ तो नंबर होगा, बिल्कुल होगा। तो हम tn निकालेंगे, a प्लस n - 1 इंटू डी। अब a का वैल्यू कितना है 10 है, और n का वैल्यू कितना है 30 है, जैसे जिसके साथ वहां लगा रहेगा ना, वहां 30वां 5वां, वो समझना कि वो n है। और d कितना है, तो घटाएंगे, 7 में से 10 घटाएंगे, 7 में से 10 को घटाएंगे, कितना बचेगा -3, तो लिखेंगे -3, 10 प्लस 29 -3, 10 प्लस माइनस माइनस 29 दिया,
तो 29 के साथ बचा 2 3 6 2 8 29 होता है, घटा देंगे कितना -77। देखो ऑप्शन क्या हो गया, सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ओके चलिए आगे बढ़ते फटाफट। अब यहाँ पे देखो कितना हल्का सवाल पूछ दिया गया, tan थीटा बराबर इतना दे दे तो cosec थीटा निकालेंगे। तो आपको पता है tan थीटा बराबर 8/15 दिया हुआ है। tan बराबर क्या होता है, लाल कका है ना, लंब बटे आधार। तो बताओ कर्ण कितना होगा, ऑटोमेटिक आपको पता है कर्ण जो 17 होने वाला, क्योंकि पाइथागोरस त्रिक होता है ना, आप निकाल सकते हो h बराबर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर करके, तो आपको 17 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि लो यार बता ही देते हैं क्या है, यहाँ पे वेट कराए, बहुत सा बंदा होगा। 225 प्लस 88 64, इसको करोगे कितना होगा 289, और 289 का वर्गमूल कितना हो 17। ठीक है, अब बोला जा रहा है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, लंब, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, इसका जस्ट उल्टा होगा, कर्ण बटा लंब, है ना। कर्ण कितना है 17 और लंब कितना है 8, 17/8 लोग है ना, 17/, क्लियर है। तो tan बराबर लंब बटा आधार होता है ना, लाल कक्का लंब बटा आधार, तो लंब 8 है, आधार 15 है, मैंने कर्ण निकाला 17। और कौशिक का क्या होता है, कर्ण बटा लंब, देखो कर्ण h हो गया और लंब p हो गया, कर्ण 17 है, लंब 8 हो गया। ओके ऑप्शन ए हो गया। ठीक है चलिए आगे बढ़ते जी। बोलता है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। अभी ये सवाल पढ़े थे, ये सवाल अभी पढ़े थे ना। चलो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। देखते हैं कौन कौन होमवर्क का रिप्लाई करेगा। जो होमवर्क का रिप्लाई करेगा समझेंगे कि हाँ पूरा वीडियो देखा है उन्होंने, ठीक है। ये होमवर्क का रिप्लाई भी पढ़े थे। प्रथम प्राकृतिक संख्या निकालने का फॉर्मूला बताया था ना, n × n + 1/2। तो बना के इसको होमवर्क कमेंट करो। ठीक है आगे बढ़ते, देखो sin 90 - थीटा क्या होता है, sin 90 - थीटा जो है cos थीटा होता है ना, sin 90 - थीटा cos थीटा। आगे बढ़ते हैं, बोलता है कौन परिमेय संख्या, कितना बहु वाला सवाल आ गया ना, कौन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन, ये देखिए आप परिमेय संख्या है, ये भी आप परिमेय संख्या है, और ये भी आप परिमेय संख्या, और ये √3 कट जाएगा तो बचेगा 2, और 2 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो गया। ओके बोलता है यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर दे दिया यहाँ पे, तो कॉट थीटा क्या होता, चलो सेक थीटा बराबर दे दिया 13/12। तो सेक बराबर क्या होता है, फिर यहाँ पे याद कर लो ये वाला, सेक बराबर कर्ण बटा हाँ आधार। तो बताओ कर्ण बटा आधार हो गया, तो एक बात मुझे बताओ लंब कितना होगा, ऑटोमेटिक लंब 5 होने वाला है। कैसे सर आप कैसे कर दे रहे हैं, आपको याद करना पड़ेगा, मतलब बनाते बनाते ना याद हो गया, और हमको ही नहीं बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट को भी याद हो गया। देखो लंब निकालने का तरीका क्या है, कर्ण का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना जी। तो 13 का स्क्वायर करो माइनस 12 का स्क्वायर करो, तो 13 का 169 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा, इसको घटा दो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 का रूट कितना 5 हो गया, 25 का वर्गमूल 5। तो ये याद रखना है 13 12 5 का एक जोड़ा बनता है, ठीक है ना। अब बोलो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, देखो आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार बटा लंब, सॉरी b/p। तो b कितना है, b देखो 12 है, और p निकाला मैंने कितना 5, 12/5 कहाँ गया ऑप्शन सी। ओके चलो अब बोलते हैं मिलाने वाले बिंदु का रेखाखंड का निर्देशांक निकालिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाला। तो क्या करेंगे, ये x1 है, ये x2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 + x2/2, फटाफट बताओ इसका आंसर, y1 + y2/2। तो x1 कितना है 3 है, x2 कितना है -3 है, ठीक है ना, /2। y1 कितना है 4 है, और y2 कितना है 8/2। तो कितना हो गया ये 3 - 3/2 एंड 8 4 12/2। तो ये 3 में से 3 घट जाएगा, क्या बचेगा 0, 0/2, और ये कितना होगा 6। तो ये 0 और 6 है ना जी, 0 6 कहाँ गया ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान सवाल है ना, बहुत ही आसान, एकदम आसान सवाल। एंड लास्ट सवाल आने वाला आपके सामने, ये सवाल आप लोग को बताना बहुत जरूरी है। किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बताओ मुझे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट कि आपने 50 सवाल तो यूं ही चुटकियों में हल कर दिया होगा, किया है कि नहीं किया, नीचे कमेंट करना। तो बताओ एक वृत्त है, बाहरी बिंदु से हम ये सवाल कितना बार लाते हैं, बहुत बार लाते हैं ना। देखो ये सवाल दिया क्वेश्चन बैंक में, बाहरी बिंदु से एक वृत्त, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2 ही खींची जाती है, और दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, समान होती है। तो मजा आया कि नहीं आया, टोटल 60 सवाल आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। 2020 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन बैंक मैथ का खत्म हो गया। तो आप मुझे बताओ कि क्या 2020 का सेकेंड सिटिंग भी पढ़ना चाहते हो। इस तरह से मैंने 19 का बताना है, 18 17 16 सब बताऊंगा, लेकिन आपका कमेंट एंड आपका लाइक, वीडियो का लाइक 2000 लाइक पार होगा तब मैं जाकर सेकंड सिटिंग का सवाल लाऊंगा। तो पहले आप लोग लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, ओके, एंड नीचे कमेंट करना मत भूलना, जो मैंने होमवर्क दिया उसको बनाना, और मुझे जरूर बताना कि कैसा लगा आज की क्लास पढ़ने में। ठीक है तो वीडियो क्लास करें, ओके, पहली बार आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।